चलो आई टेक दिस क्लासेस। अभी हम अर्थव्यवस्था का समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे, जिसमें बेसिकली किसी भी अर्थव्यवस्था को आपको समझना है तो इसके लिए आपको आंकड़े एकत्रित करना ही पड़ेगा। यानी आंकड़े क्या होता है, कहाँ से आता है, कितने होता है, कौन कौन से आंकड़ा होता है, आंकड़ा एकत्रित करने की कौन कौन सी विधियाँ होता है, इन तमाम चीज़ का जिक्र हम इस पाठ में आंकड़े का संग्रहण के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, कोई भी अर्थव्यवस्था या चाहे विकासशील हो या चाहे विकसित हो, अगर वो अपना विकास करना चाहते हैं तो बेसिकली इसे आंकड़े पर निर्भर करना ही पड़ेगा। आंकड़े होता क्या है, तो सबसे पहले मुझे यह समझ लेना, आंकड़े वह कहलाते हैं जिसके आधार पर किसी चीज़ के बारे में सूचना प्राप्त करते हैं या किसी चीज़ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर यहाँ पर सूचना की बात किया जाएगा तो सूचना भी एक प्रकार से आंकड़ा होता है। आंकड़ा हम दस्तावेज से भी प्राप्त कर सकते हैं, मौखिक रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं, लिखित दस्तावेज से भी कर सकते हैं, और कई प्रकार के ऐसे भी वस्तु आते हैं जिससे मैं आंकड़ा एकत्रित कर सकता हूँ। हम 1-2 करके भी कर सकते हैं, XY करके भी कर सकते हैं। अन्य प्रकार की काउंटिंग की विधि से हम आंकड़े को एकत्रित करने का कई सारे साधन ढूंढ सकते हैं। उसमें बेसिकली आंकड़े 2 प्रकार की होते हैं, एक होता है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा होता है द्वितीय आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक आंकड़े आते हैं जिसे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति किसी से बात करता है तो बात करने के माध्यम में जो जानकारी प्राप्त होता है उसे हम प्राथमिक आंकड़े में रखेंगे। या एक व्यक्ति का जब इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू के दौरान जो भी सूचनाएं, जो भी जानकारियाँ उनको प्राप्त होती हैं, ये भी इसका प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। या हम किसी जगह खेल रहे हैं और खेलते समय मुझे कोई जानकारी प्राप्त हो जाते हैं तो ये जानकारी भी अपने आप में प्राथमिक आंकड़े का एक संकेत देते हैं। द्वितीय आंकड़े की बात कर लेते हैं। द्वितीय आंकड़े मुख्यतः किसी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं किए जाते हैं। द्वितीय आंकड़े को अगर हम एकत्रित करने की कोशिश करते हैं तो कई सारे साधन इसमें आ जाते हैं। जैसे मान लो हम टीवी देख रहे हैं, टीवी के द्वारा जो सूचनाएं और जो जानकारी को हमने प्राप्त किया है ये भी आंकड़े किस में आ जाएंगे, यानी द्वितीय में आ जाएंगे। मान लेते न्यूज़पेपर हमने देखे हैं, मान लेते हम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखे गए दस्तावेज से कोई जानकारी प्राप्त किए हैं, या मान लो लिखित दस्तावेज से हम जानकारी प्राप्त किए हैं, तो वैसे सूचनाएं जब मुझे प्राप्त होता है तो वैसे सूचनाओं के हमेशा हम द्वितीय आंकड़े में रखते हैं। तो आंकड़ा को संग्रहित करना और आंकड़े कितने प्रकार की होते हैं, आंकड़े में कौन कौन सी विधियाँ को लाई जाती है, उसके बारे में मैंने तमाम बातों पर जिक्र करेंगे। ज़रा देख लेते हैं आंकड़े के स्रोत होते क्या हैं। जब हम आंकड़ा पढ़ते हैं, आंकड़े की विधियाँ के बारे में बात करते हैं, आंकड़ा कितने प्रकार की होते हैं, उसके बाद आते हैं कि आंकड़ा के स्रोत क्या होते हैं। तो बेसिकली आप देखते होंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पर किताब लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखित दस्तावेज लिखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं, अन्य प्रकार के कोई साधन लिखते हैं, और इस साधन के माध्यम से जो भी सूचनाएं या जो भी जानकारियाँ मुझसे प्राप्त होती हैं ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, आंकड़े के स्रोत में आ जाते हैं। यानी आंकड़े का स्रोत का मतलब हुआ कि आप जो जानकारी या सूचना प्राप्त करना चाहते हैं आखिरकार आप ये कहाँ से लाते हैं, किसके द्वारा लाते हैं, तो ये हम आंकड़े के स्रोत, यानी आप जिस साधन से आपको प्राप्त होते हैं ये साधन ही क्या कहलाते हैं, आंकड़े का स्रोत कहलाते। किताब है, अगर किताब हम पढ़ेंगे तो हमें जानकारी प्राप्त होंगे, तो ये किताब भी आंकड़े का स्रोत कहलाएंगे। मान लेते हैं कि हम किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर भी हमें क्या होते हैं, आंकड़े का स्रोत होते हैं। या अन्य प्रकार के कई सारे पदार्थ होते हैं जिससे हम आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, यानी आंकड़े का स्रोत हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ आता है जिसको हम ज़रा देख लेते हैं कि हम आंकड़े को कैसे संग्रहित करते हैं। तो आंकड़े का संग्रहित करने का कई सारे तरीके आते हैं। मान लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े हम लाते हैं, द्वितीय माध्यम से आंकड़े लाते हैं, और उसका संग्रहण कैसे करते हैं। तो मान लो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमें जिस आंकड़े की ज़रूरत होता है और उसको हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर लेते हैं, और इसको उपयोग करके जहाँ पर हम रखते हैं और जिस दस्तावेज में रखते हैं ये आंकड़े का संग्रहित करते हैं। यानी ये प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आंकड़े का संग्रहित स्रोत कहते हैं।
दूसरा आता है आंकड़े संग्रह करने की विधि। अब देख लो, विधियां पर जब चर्चा की जाती है तो कई प्रकार की विधि हो सकते हैं। जैसे ही मान लेते हैं हम प्राथमिक विधि की बात कर लिए, हम द्वितीय विधि की बात कर लिए, और इसके अलावा भी यहाँ आंकड़े जितने भी प्रकार से आते हैं और इसके हम अपने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए ये आंकड़ा का एक सबसे बड़ा आधार हमें मानना ही पड़ता है। क्योंकि आंकड़ा जिस जगह से हम लाते हैं, जिस समय में उपलब्ध होते हैं, जिस व्यक्ति से प्राप्त करते हैं या जिस दस्तावेज से संग्रहित करते हैं, और यहाँ से सब आंकड़े को जब हम लेके आते हैं और उसको एक जगह पे रखते हैं तो ये आंकड़ा का संग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? उसमें कई प्रकार के अन्य क्षेत्र भी आ जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र आते हैं, द्वितीय क्षेत्र आते हैं और तृतीय क्षेत्र आते हैं। अगर प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो कृषि को ले आएंगे, कई प्रकार के मजदूर इसमें काम करते रहते हैं। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो कल कारखाने के लिए आएंगे। अगर तृतीय क्षेत्र की बात करते हैं तो हमें सेवा प्रदान करने वाले वैसे कुछ संस्थाओं के लिए आएंगे जो तृतीय क्षेत्र का वर्णन करेंगे। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूं तो अर्थव्यवस्था का ढांचा का विकास करने का कई सारे तरीके हो सकते हैं। अगर ये सारे तरीके के बारे में हम देखते हैं, अगर अर्थव्यवस्था के अंदर में अगर ये विकास करता है तो विकास करने के लिए इनको तुलना करना पड़ेगा, क्योंकि विकास का एक सही रास्ता और सही मार्ग आपको तब दिखेगा जब विकास करने का एक तरीका आपको सामने में आएंगे। अगर भारत के विकास की तुलना अगर अमेरिका के विकास से किया जा रहा है, चाइना का विकास की तुलना अगर अमेरिका के विकास से किया जा रहा है, जापान की तुलना अगर भारत से किया जा रहा है, न्यूजीलैंड की तुलना श्रीलंका से किया जा रहा है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से किया जा रहा है, न्यूजीलैंड के पाकिस्तान से किया जा रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ आंकड़ा के आधार पर अगर मैं भारत का अध्ययन करता हूँ तो भारत के आंकड़ा उठाऊंगा। अगर यहाँ पर अमेरिका के अध्ययन करता हूँ तो अमेरिका के आंकड़ा उठाऊंगा। और इस आंकड़े को जब एक जगह पर रखकर जब हम इसका वर्णन करेंगे तो आंकड़ा का व्याख्या कहलाएंगे। और जब दोनों देश आंकड़ा के एक जगह पर रखेंगे तो आंकड़ा का संग्रहण कहलाएंगे। आखिरकार इस आंकड़ा को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो आंकड़ा प्राप्त करने का कई सारे साधन मेरे पास हो सकता है। हम यहाँ क्या करेंगे? अमेरिका का न्यूज़पेपर उठाएंगे, टीवी चैनल उठाएंगे, वहाँ का व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से बात करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से बात करेंगे, फिर भारत के साथ यही प्रक्रिया करेंगे। आखिरकार ये दोनों देशों से जो मुझे आंकड़ा मिल जाते हैं, इस दोनों आंकड़े के अगर मैं तुलना करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि विकास के एक बहुत बड़ा रास्ता अगर देखा जाएगा तो ये कहीं ना कहीं मुझे क्या होता है? तुलनात्मक अध्ययन होता है। अगर इस तुलनात्मक अध्ययन में अगर मैं आंकड़े के आधार पर अगर तुलना करके अगर मैं विकास करने की कोशिश करता हूँ तो मोर देन बेटर इज अनदर कंट्री, यानी कहने का मतलब है कि दूसरे देश से हम अपने देश का विकास में क्या कर सकते हैं? अच्छे योगदान दे सकते हैं। तो भारत, आप जानते हैं कि भारत सदियों से ऐसा ही रहा है और भारत सदियों से कई प्रकार के परिवर्तन भी कर, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि अगर भारत के विकास की तुलना किया जाएगा तो 1947 से पहले के आंकड़ा उठाना पड़ेगा। अगर भारत के विकास की अगर दोबारा बात किया जाएगा तो 1947 के बाद के आंकड़े उठाए जाएंगे। अगर 1947 से पहले 1947 के बाद के आंकड़े को उठाकर हम देखेंगे कि इस बीच में वास्तविक आंकड़ा कितना था, भारत का अर्थव्यवस्था पहले से कितना विकास किया था, और 1947 के बाद जब आज़ादी प्राप्त हो गए इस बीच में कितना इसने विकास किया है, इन दोनों के बीच में अगर जब मैं तुलना करने की कोशिश करूंगा तो ये भी तुलनात्मक अध्ययन, यानी कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र में आंकड़े का एकत्रित करने का जिस प्रक्रिया को मैंने लाया और उसका तुलना किया विकास के आधार पर, राजनीति के आधार पर, सामाजिक आधार पर, आर्थिक क्षेत्र पर, राजनीतिक आधार पर, सामुदायिक आधार पर, व्यापारों के आधार पर, जमींदारों के आधार पर, गरीबों के आधार पर, अमीरों के आधार पर, अगर इस तमाम प्रकार के आंकड़े का जब आपस में तुलना करते हैं, ये तुलना करने की विधि क्या कहलाती है? तुलनात्मक अध्ययन कहलाते हैं। तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए तो देश का विकास एक न एक दिन होगा ही होगा, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उसे कृषि प्रधान देश कहे जाते हैं। लेकिन कृषि प्रधान देश होने के नाते अगर 10 साल का ये मैं आंकड़ा उठाकर देखता हूँ तो भारत का कृषि का क्या परिस्थिति होता है, और इसके अलावा अनदर देश का कृषि की व्यवस्था को देखता हूँ तो ये मुझे प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाता है कि जिस भारत देश को कृषि प्रधान देश से बोले जाते हैं, जिस कृषि पालने वाले प्रथम स्थान में भारत को लाए जाते हैं, इनका स्थिति वास्तविकता के तौर पर इतना अध्ययन करने से पता चलता है कि भारत का स्थिति वास्तविकता में कैसे गुजर रही है। तो मुझे इस देश के बारे में
क्या बोलने का मौका मिलेगा। अगर इसी प्रकार की परिस्थिति अगर बनता ही चला जाएगा तो मेरा देश विकास ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे देश का जो जितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं सारे क्षेत्र सिर्फ अपनी स्वार्थी हित के लिए काम करता है। कोई भी लोग कल्याणकारी राज्य के लिए काम नहीं करता है। अगर रोज कल्याणकारी के लिए अगर काम करेंगे तो देश के अंदर में कई सारे आंकड़ा होंगे। मान लेते हैं ये फ़ोन है और इस फ़ोन का इस्तेमाल हम बात करने में करते हैं। अगर बात करने से मुझे कुछ व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल हो जाते हैं, कुछ देश के बारे में जानकारी हासिल हो जाते हैं, या किसी सूचना के बारे में जानकारी हासिल हो जाते हैं, तो ये भी क्या कहलाएगा, यानी सूचना का स्रोत कहलाएंगे। ये फ़ोन भी सूचना का स्रोत कहलाएंगे, ये किताब भी सूचना का स्रोत कहलाएंगे। कहने का मतलब है कि हमारे पास जितने प्रकार की जानकारियाँ हासिल होती चली जाती हैं उतना ही हमारे देश का विकास करने में उसी प्रकार का हमें क्या होगा, आर्थिक सहायता मिलता चला ही जाएगा। तो इसमें बेसिकली अगर आप विकास की बात करता है तो दो चीज़ की बात कीजिएगा, एक विकसित देश का बात कीजिएगा, एक विकासशील देश का बात कीजिएगा। विकासशील देश में आप जिस देश में पैदा हुए हैं उसी का खूबसूरत तस्वीर पेश किए जाते हैं और केंद्र सरकार लेकर भारत का कृषि प्रधान देश करके देश देश में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर विकसित देश की बात किया जाएगा तो आप ले सकते हैं कि जापान का ले लेना और उसके बारे में बता देना कि देश किस प्रकार से विकास कर गए हैं। मेरे समझ से अगर आप देश की तुलना अगर आंकड़े के आधार पर करते हैं तो बेसिकली आप यही करना 1947 से पहले की आंकड़ा ले लेना और 1947 का बाद का आंकड़ा ले लेना और इस बीच में देखना कि देश के अंदर विकास की परिस्थिति कैसा दिखाया जाता है। उसमें एक चीज़ को ज़रूर लिख लेना, एक आता है डिपेंडेंसी थ्योरी यानी आत्मनिर्भर का सिद्धांत, और उसके बीच में जैसे आप देख लेना तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक देश किसी दूसरे देश पर निर्भर होते हैं और एक इसमें आ जाता है परिधि आता है, केंद्र आता है और अर्ध परिधि आता है। और ये तीनों का तीनों किस प्रकार से एक देश दूसरे पर निर्भर होता है और निर्भर होने में इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा योगदान होता है कि अगर मैं इस तौर पर अगर मैं आंकड़े का एकत्रित करने का तरीका को ढूंढ लूँ तो मैं आत्मनिर्भर भारत की अगर बात करूं तो इसमें ही हम देख लेंगे कि डाटा मैं केंद्र सरकार को भी ले लेता हूं, डाटा राज्य सरकार को भी ले सकता हूं और डाटा मैं अपने परिवार से भी एकत्रित कर लेता हूं। डाटा की तुलना करने के बाद अगर देश की अर्थव्यवस्था में अगर विकास मुझे दिखेगा तो मैं इस बात से सहमत हो जाऊंगा कि मेरा देश विकास किया है। अगर नहीं होगा, बड़े बड़े आवाज़ उठा लेने से और बड़े बड़े कहानियाँ सुना देने से देश के विकास नहीं होने वाले हैं। अगर आपकी देश की वास्तविकता विकास को अगर आपको देखना है तो आपको डाटा का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आप डाटा आंकड़े का सहारा नहीं लेते हैं तो इसका मतलब कि एक वास्तविकता में भारत का एक अच्छे छवि का पहचान कभी बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं आज इस अंधकार में आप जो जी रहे हैं उससे मैं निकाल कर प्रकाश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई देश अगर कहता है कि इस प्रकार से अगर देश की आज़ादी मिला, आज़ादी मिलने के बाद भी अगर इसी प्रकार की परिस्थिति बनता रहा तो परिस्थिति के विषय विकास का असर देखा और ये विकास कैसे हुआ, तो आप सीधा आंकड़े उठाना और आंकड़े के आधार पर देख लेना कि देश का विकास वास्तव में हुआ है वह वास्तविकता में नहीं हुआ है। तो मेरा अगर किसी भी देश राज्य या समाज को समझना है तो डाटा के ऊपर मुझे एकत्रित करना ही पड़ेगा और डाटा का अध्ययन करना ही पड़ेगा और तभी जाकर मैं किसी भी देश का आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था और कई प्रकार की विधियों को समझने में मुझे कई प्रकार की सहायता मिल सकती है। यही मैं आंकड़े का संग्रहण का स्रोत, विधियाँ, प्रकार यही बताने का कोशिश किया हूँ कि आप ज़रा ये जान लीजिए कि आखिरकार